कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं और उससे कयास लगने लग जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने एक तरह का एक जिसे कहेंगे सेक्टोरल रिव्यू किया है सारी मिनिस्ट्रीज से जुड़े हुए फील्ड्स का, यानी आईटी का, कॉमर्स का, हर चीज का, और उसको जोड़ा गया तमाम कैबिनेट रिशफल के मामलों से। देखिए, प्रधानमंत्री के पास अपना एक बहुत बड़ा फीडबैक सिस्टम है जो कि वो रेगुलरली हर मिनिस्ट्री से लिया करते हैं, और उनके पास पिछले कुछ दिनों से एक ब्रॉड शीट है जिसको देख करके वो समझते हैं कि किस सीट पे किस तरह के बदलाव या नए लोगों की जरूरत है। जिसे कहते हैं फ्रेश लेग्स। फ्रेश लेग्स का मतलब है कि नए ऐसे कंधे लाए जाएंगे सिस्टम के अंदर जिससे प्रधानमंत्री को लगता है कि सरकार को थोड़ी एक नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री का एक और बात रही, अगर आप 2014 से 2019 की बात देखें तो करीब 50% मंत्री बदल गए थे। यानी प्रधानमंत्री ने आकलन किया था कि कौन से मंत्री उनके काम के हैं, कौन से काम के लायक नहीं हैं, और इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नए लोगों का आने में काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी रोचक होगा कि कौन नए आते। जैसे डॉक्टर प्रीतम मुंडे हैं, वो बीड से सांसद हैं, गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं, उनकी बात चल रही है, वो डॉक्टर हैं। तो क्या ऐसे किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिसका स्पेशलाइजेशन मेडिसिन में है, उनको से जैसे एमओएस हेल्थ में लाया जा सकता है, हर्षवर्धन साहब को मदद करने के लिए। इस तरह के बदलाव की काफी बात हो रही है कि सेक्टोरली रिव्यू करके प्रधानमंत्री ने जाना है कि कहां कहां क्या खामियां हैं और किस तरह से कहां पे नए इंडक्शन से, नए लोगों को लाने से सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है। वरुण गांधीवाला की जो बात है, क्योंकि उनकी कुछ पार्टी आला नेताओं से बात हुई थी, उसको लेकर के कयास लग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 2019 में मेनका गांधी को सीट नहीं मिली थी, उसके बाद देखना यह होगा कि वरुण गांधी का आना यूपी के लिए एक सिग्नल होगा कि कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी एक सिग्नल दे रही है पीलीभीत और आसपास के इलाकों में कि देखिए वरुण गांधी को भी एक मंत्रालय दिया गया। लेकिन इसकी अभी कोई बहुत ज्यादा आधिकारिक पुष्टि हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। बिल्कुल। हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो नाम हम दिखा भी रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तो क्या हम ये माने कि इन नामों को लेकर आखिरी मुहर लग चुकी है या फिर अभी भी कुछ विचार विमर्श होना बाकी है? देखिए, बिल्कुल श्वेता, क्योंकि विचार विमर्श चलता रहता है और अंतिम समय तक जो है वो विचार विमर्श चलते हैं। जो अभी मौजूदा मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो तैयार कर ली गई है। उनसे ये भी पूछा गया है कि आप अगले 2 सालों के अंदर क्या काम करेंगे आपके मंत्रालय के अंदर। ये सारी चीजें पूछने के बाद तो तय हो गया है कि किसको ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन किन किन को लाया जा सकता है, क्योंकि जैसे राहुल भी बता रहे हैं कि यूथ भी एक फैक्टर है कि नए चेहरों को लाइए, उनको मौका दीजिए, उनको इंप्रूव कीजिए। अनुराग ठाकुर को देखिए, आप 2014 से 19 तक वो मंत्री नहीं थे, लेकिन जब 19 में सरकार बनी तो उनको एमओएस फाइनेंस बनाया गया, और आप देखिए कि हर बैठक के अंदर एक इंपॉर्टेंस रोल जो है प्ले अनुराग ठाकुर करते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि यूथ जो है वो सामने आए, वो एक लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं। नए चेहरों को मंत्री बनाकर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, चुनावी समीकरणों को भी ध्यान में रखेंगे। ये सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को जगह मिलेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या यूथ को मौका मिलेगा। चाहेंगे इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली तलब किए गए हैं। दिल्ली आज वो पहुंच रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिल सकती है कैबिनेट में। ये लंबे वक्त से ड्यू था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, एक युवा नेता है, यंग नेता है, और ऐसे में तमाम कयास युवा चेहरों को लेकर लगाए जा रहे हैं जिस पर आज या फिर कल में विराम लग सकता है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक होना है और साथ ही चुनावों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवास का दौरा बीच में ही रद्द किया है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष ऑफिस से नारायण राणे को भी फोन जा चुका है, नारायण राणे भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। कई ऐसे मंत्री हैं इस वक्त कैबिनेट में जिनके पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज हैं, और ऐसे में उन पोर्टफोलियोज को किस तरीके से दिया जाएगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राहुल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। राहुल, मल्टीपल पोर्टफोलियोज की आप बात कर रहे थे, लेकिन ये वो दिग्गज नेता हैं जिन पर मोदी सरकार का विश्वास है, भरोसा है। ऐसे में इन पोर्टफोलियोज का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, कैसे इन युवाओं पर भरोसा करके इन्हें उन पोर्टफोलियोज से असाइन किया जा सकता है, किस तरीके से पूरी कवायद, ये पूरी सोच चल रही है? देखिए, जैसे पीयूष गोयल साहब का केस देखें
तो पीयूष गोयल साहब के पास कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनके पास रेलवेज है, और रामविलास पासवान जी के निधन के बाद कंज्यूमर अफेयर्स और फूड मिनिस्ट्री उनको मिल गई थी। इन तीनों में कोई सामंजस्य नहीं है, ये तीनों कोई एक सुपर मिनिस्ट्री नहीं बना सकती। इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री किसी और को मिल सकती है। हालांकि वो रामविलास पासवान जी के पास थी, मगर उम्मीद नहीं है कि वो एलजेपी के पास वापस जाएगी। जो उनके भाई हैं पारस, उनको दूसरी मिनिस्ट्री मिल सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा ये होने वाला है, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री काम करते हैं और ये हो सकता है। देखिए, कुछ समय पहले हरदीप पुरी जो कि सिविल एविएशन और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनको एमओएस कॉमर्स में बनाया गया। वो काफी वक्फा एमओएस कॉमर्स की तरह काम कर चुके हैं। और अगर आप उनके इतिहास में जाएं तो जब WTO की नेगोशिएशन हो रही थी एक समय पे, और उस समय पे हरदीप पुरी एज IAS ऑफिसर WTO में काफी काम किया था, तो उनका एक्सपर्टीज है ट्रेड लॉज वगैरह में, कॉमर्स मिनिस्टर में उनका एक्सपीरियंस हो गया है। तो क्या कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल से हरदीप पुरी को मिल सकती है? यानी एक स्पेशलाइजेशन को देखते हुए मिनिस्ट्री का एलोकेशन, उससे पीयूष गोयल के ऊपर भार कम हो जाएगा, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा महकमा है। इसके अलावा जैसे कि अगर आप हरदीप पुरी के पास देखिए तो हरदीप पुरी के पास भी बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री हैं, तो सिविल एविएशन एक अलग मंत्रालय किसी और को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए 1 और 11।